Welcome dear friends. In this video we are going to learn about the Indian Constitution. The slides are made by Mishti Vaishya under the guidance of Chandrahasya. Video explanation is done by Chandrahasya. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो सुप्रीम कानून है वो दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान हिंदी में कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा कानून है। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डिमार्केट फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन and sets out fundamental rights, directive principle and the duties of citizens. यहाँ पे सारे फ्रेमवर्क हैं, स्ट्रक्चर दिया है, क्या काम कैसे होगा, किस ऑर्गन का क्या पावर होगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट का टीयर होता है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करता है, और जुडिशरी अगर किसी ने कानून के अनुरूप काम नहीं किया तो फिर उसको ठीक करता है, उसको दंडित करता है, पनिश करता है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट के कई सारे लेवल हैं कि कम्युनिटी लेवल पे है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ों का प्रोविज़न है। हम एक सिटीजन है तो हमारे क्या राइट्स हैं, और अगर हमें राइट्स मिले तो ऑब्वियसली हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी होंगे, हमसे क्या उम्मीद किया जा रहा है। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 month 18 days। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उसमें से अधिकांश जो थे वो लॉयर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अलादि स्वामी अयंगर और भी बहुत सारे लोग, अधिकांश जो हैं वो वकील थे, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के हर जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और जिस किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई भी बातें अच्छी हैं उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। हमने अपने बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में जो कानून बने थे हमने उनमें से भी लिए हैं। इसके अलावा यूएस, इंग्लैंड, अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड, इनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीज़ों को लिया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी? मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं हर एक के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हर कंट्री के पास होगा, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने से ही आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बहुत सारा उद्देश्य है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि आप किस टाइप के देश में रह रहे हो या आप किस टाइप के देश में रहना चाहते हो, ये विजन वहाँ झलकता है। और पुट अनदर वे, a constitution tell us what the fundamental nature of our society is। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि आप किस टाइप की सोसाइटी में रह रहे हैं। ये थियोक्रेसी है जहाँ धर्म के हिसाब से चलेगा, ये ओलिगोक्रेसी है जहाँ पे कुछ थोड़े लोग चलाएंगे, ये मोनार्कियल सिस्टम है कि राजा है, ये डिक्टेटरशिप है जहाँ पर एक डिक्टेटर होगा एब्सोल्यूट पावर वाला, वो रूल कर रहा है, या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो रहा है। A country is usually made up of different communities। किसी भी कंट्री में बहुत तरह के कम्युनिटीज होते हैं who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो कुछ चीज़ों को साझा करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर मुद्दे पे हर बात पे सहमति हो उनकी। A constitution helps us serve
एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स, नियम और सिद्धांत होते हैं that all persons in a country can argue upon as the basis of the way in which they want the country to be governed, और जिसके बिहाफ पे ये कंट्री गवर्न होगा। This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold, और इनमें कुछ उन आदर्शों की भी बात होती है, कुछ उन विचारधाराओं की भी बात होती है जिसको हमें बचा के रखना है, जिसका हमें संरक्षण करना है और जिसको हमको अबाइड करना है, जिसका हमको पालन करना है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल की बात हो रही है। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। अभी हाल तक नेपाल जो है वो मोनार्कियल सिस्टम था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। 1990 से पहले जो है वो फाइनल अथॉरिटी राजा के पास होती थी। पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। वहाँ पे SPA 7 पार्टी अलायंस बना और उन्होंने बहुत दिनों तक कोशिश किया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, और 2006 में वो फाइनली सफल हुए इस चीज में जब उन्होंने राजा के पावर को खत्म किया। Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. फिर वहाँ के वो लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जिसके बिहाफ पे नेपाल को एज अ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया जा सके। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। क्योंकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें वो प्रोविजंस नहीं है जो वहाँ के सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हों। Important purpose of constitution is to define the nature of a country's political system। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ के पॉलिटिकल राजनीतिक तंत्र को भी व्याख्यायित करता है, बताता है कि वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of minister। जो शुरुआती नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि नेपाल जो है वो रूल होगा, गवर्न होगा राजा से और उसके मिनिस्टर से। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स होते हैं, वो प्रोविजंस होते हैं जिसकी मदद से सोसाइटी को गवर्न किया जा सकेगा, चलाया जा सकेगा, और वो वैल्यूज वहाँ पे लैक कर रहे थे। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। Democracy refers to a form of government in which the people either have the authority to choose their governing legislators or the authority to decide on legislation। कानून बनाने वाले लोगों को चुने जाने का अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। या तो वो कानून बनाने वाले लोगों को चुनेंगे या वो खुद कानून बनाएंगे, और अगर ये पावर है तो इसका मतलब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा कि आपको बहुत तरह की आज़ादी, छूट मिली होगी, और आप अगर जिनको आपने चुना है, इन केस यू आर नॉट हैप्पी विद देम, यू कैन चेंज देम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इफ द सिचुएशंस आर वर्स यू कैन चेंज देम बिफोर देयर टेन्योर। उनकी अवधि समाप्त होने से पहले भी आप उनको हटा सकते हैं। Who is considered part of the people and how authority is shared among or delegated by the people has changed over time at different speeds in different countries। और डेमोक्रेसी में जो है ये भी बताया जाता है कि अथॉरिटी जो है वो कैसे शेयर होगा, काम का बंटवारा कैसे होगा, और कैसे चीज़ें जो है वो चेंज होंगी अलग अलग जगहों पे, उसका क्या लेवल होगा, उसका क्या स्पीड होगा। यहीं पर देख रहे हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है जहाँ पर आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। हर का तो काम यही है ना कि वो वेलफेयर कर रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हर का काम बटा हुआ है। कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, और
हर सिस्टम का, हर लेयर का, हर टीयर का अपना काम बटा हुआ है। हर टीयर के लिए अलग से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बटे हुए हैं, तो कभी कोई कॉलिजन नहीं होता है। और इन केस अगर इंडियन सिनेरियो में बात करें तो उसमें क्या है कि आपको ऑटोनॉमी मिली हुई एक सर्टन एंड तक, लेकिन उसके बाद जो है सेंटर के पास सुप्रीम पावर है और वो कंट्रोल करेगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, Constitution plays in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against others. मेजोरिटोरियनिज्म ना हो जाए कि जो लोग ज़्यादा है संख्या में वो उनको जो कम है उनको दबाएं, ऐसा ना हो। जो लोग कम हैं, जिनकी संख्या कम है, ठीक है, उनकी भी बातों को सुना जाए। और ऐसा ना हो उन्हें ये लगे कि भाई हमारा मार्जिनलाइजेशन हो चुका है, हमें हाशिए पे खड़ा कर दिया है, हम साइडलाइन हो गए हैं, हमारे होप्स, हमारे इश्यूज, हमारे एस्पिरेशंस को कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ऐसे में लोगों का विश्वास जो है वो उठ जाएगा। Less powerful people or groups such as unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. अगर लगातार थोड़े से ही लोग जो है, जो कम हैं, अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, उनकी भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं की कदर नहीं की जाएगी, तो उनके मन में एक अविश्वास और चिंता की स्थिति बनेगी, जो किसी भी अच्छे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. ऐसा कुछ भी जो मेजॉरिटी के लिए अवेलेबल है वो माइनॉरिटी के लिए भी हो और उनको उससे अलग ना किया जाए। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो जो जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, एक सिंपल सी बात देखिए, 10 लोग हैं वोटिंग कर रहे हैं, जिसे 6 वोट मिल गए वो जीत गया। तो इसका क्या मतलब है कि 6 वोट मिल गया, हम जीत गए, तो जिन चारों ने मुझे वोट नहीं दिया क्या करेंगे? उनको हम कोई भी फैसिलिटी नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। हम रोड बनाएंगे तो सबके लिए, हमारा स्कूल खुल रहा वो सबके लिए, हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो सबके लिए हैं, जिन्होंने भले मुझे वोट दिया हो चाहे मुझे वोट ना दिया हो। हाँ, हम अगर कोई पॉलिसीज लाएंगे तो उसमें अगर आपको मेरा पॉलिसी नहीं पसंद है तो आप आइए डिबेट कीजिए, आप उस पर आपको डेमोक्रेटिक तरीके में प्रोटेस्ट करने का राइट है, आप हमको बताइए, डिस्कशन कीजिए, और अगर लगेगा कि भाई डिसीजंस गलत लिए गए हैं तो डिसीजंस बदले भी जाएंगे। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कंट्री कम्युनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी दूसरे को दबाए, या एक ही कम्युनिटी का कोई एक मेंबर जो है अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे मेंबर को दबाए। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रोका जाता है। A constitution is to save us from ourselves. ये हमें खुद से बचाता है। We might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest. ऐसा हो सकता है कि हम किसी मुद्दे पर जो है वो बहुत कड़ी राय रखते हैं, और अगर उस कड़ी राय के तहत हमने नासमझी में कोई कदम उठा लिया तो वो हमारे किसी बड़े इंटरेस्ट को, किसी बड़े हित को, हमारा कोई छोटा सा हित जो है वो किसी बड़े हित को नुकसान पहुंचा दे। Constitution help us guard against this. Constitution help us to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on larger principle that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ लोगों को ये लगे कि भाई ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत, मतलब उसका माहौल जो है वो बहुत जहरीला और ऐसा हो गया है, और अब जो समय है कि चलो एक डिक्टेटर को ले आओ, तानाशाह को ले आओ। ले तो आओगे, लेकिन उसके बाद का जो सिचुएशन है वो और बुरा हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, जो भारतीय संविधान है उसके क्या गुण हैं? By the beginning of 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagine and plan what a free India would look like.
जब देश में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसी समय इंडिया के बहुत सारे विजनरीज जो थिंकिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने एक खाका खींचा था कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो वो कैसा दिखेगा, देश का जनता के लिए क्या कर्तव्य होगा, जनता कैसे देश से जुड़ी रहेगी, और इन सारी चीज़ों के बीच में क्या बैलेंस बैठेगा। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. ब्रिटिश अंपायर के समय में क्या होता था, हम गुलाम थे और गुलाम की बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो उन्होंने जो कोई भी कानून बना दिया वो आपको मानना, नहीं मानोगे तो वो शूट कर देंगे, गोली मार देंगे, सजाए काला पानी दे देंगे, फांसी चढ़ा देंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है। वो कानून जो हमें गाइड करेगा, तो उस कानून को बनने में हमारी भी बातों को सुना जाना चाहिए, तभी तो हम उसको आसानी से, खुशी से, आराम से मानेंगे। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally. और हर आदमी, हम चूंकि बहुत दिन तक गुलाम रहे, ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट रहा हमारे ऊपर, तानाशाही शासन रहा, तो हमने ये विजन बनाया कि जब देश आज़ाद होगा तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा और लोगों के बीच में इक्वालिटी होगी। जब वोटिंग होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप एमए हो, आपने एक वोट दिया तो वो 2 काउंट होगा, और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा वोट काउंट ही नहीं होगा। आप कुछ भी हैं, आपका एक वोट, हर आदमी को एक 18 साल का ऊपर का है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत, वयस्क मताधिकार के तहत उसको राइट है कि वो वोट करेगा, और हर आदमी का वोट, एक ही वोट काउंट होगा। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. Constituent Assembly, जिन्होंने संविधान को बनाया, the Constituent Assembly of India was elected to frame the Constitution of India. It was elected by the Provincial Assembly following India's independence from British government in 1947. 1947 में बनाया गया कानून बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। उनके सामने कड़ी चुनौतियां थी। देश आज़ाद हुआ था, देश का विभाजन हो गया था, कई जगह देश में दंगे भड़क गए थे, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे थे, कंट्री के पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और ऐसे में नए सिरे से देश को खड़ा करना ये एक आसान काम नहीं था। और लेकिन उस टाइम के जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस जमाने में जो आज तक चला आ रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए ना कि जब 1947 था तब किसी ने कंप्यूटर सुना था क्या? था ही नहीं। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्लान कुछ तो डाला होगा कि आज के डेट में आप साइबर लॉ बना पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आदमी ने इमेजिन नहीं किया था, उस चीज के लिए भी स्कोप छोड़ा गया था कि जरूरत पड़ने पर कैसे चीजों को ऐड किया जाएगा, कैसे चीजों को हटाया जाएगा, कैसे चीजों को बदला जाएगा, किन चीजों को बदला नहीं जाएगा। और अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो कितनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की, कल्चर की, ड्रेस की, फूड हैबिट्स की, कस्टम्स की, और कितनी बड़ी टेरिटरी है। तो ऐसे में इतनी सारी डाइवर्सिटीज को बांध कर रखना और उसके साथ कंट्री को आगे बढ़ाना, it was definitely a huge task. India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of the people appeared dismal. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे इंडिया में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। उन्होंने कहा कि भाई हम खुला रूल करेंगे अपना, और जो जनता थी उसकी हालत जो थी वो बहुत बुरी थी हर तरीके से। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. Diversity को maintain करेंगे और साथ में united रखेंगे. The final document also reflects the concern for eradicating poverty,
through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representatives. गरीबी हटाना था, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है वो करने थे, और जनता कैसे जुड़े रहेगी, कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, ये भी तय करना था. की फीचर: फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म. फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि शेयरिंग ऑफ पावर. जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो आउटसाइड एजेंसीज है, या और जो गवर्नमेंट का जो टियर है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बीच में कैसे पावर बटेगा. दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve any person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी कोई बैठ गया और दिल्ली में बैठ करके वो कानून बना रहा है, उससे पूरा कंट्री चल रहा है. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area. तो सेंटर तो कानून बनाएगा ही, और स्टेट लेवल पे भी कानून होना चाहिए. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें यूनियन लिस्ट बनाया गया, स्टेट लिस्ट बनाया गया, कंकरेंट लिस्ट बनाया गया. यूनियन लिस्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को दिया गया जिसके बारे में केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है. स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे थे जिनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी. कुछ कंकरेंट लिस्ट में मुद्दे थे जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है. Subject of national concern requires that all these states follow the laws of the central government. The constitution contains a list that details the issue that each tier of government can make laws on. Parliamentary form of government. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. हर को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है. When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो हर व्यक्ति को ये वोट देने का अधिकार दिया गया. पहले तो 21 साल था, राजीव गांधी जब पीएम थे तो उन्होंने घटा करके इसे 18 साल कर दिया कि आप 18 साल में इस लायक हो जाते हो कि अच्छा बुरा अपना भी और अपने से जुड़ों का भी और बड़े लेवल पे देश का भी समझ सको, आप उस हिसाब से सरकार चुनो. ऐसे लोगों को चुन करके लाओ सामने जो आपके अनुरूप, आपके होप एस्पिरेशंस के अनुरूप चीज़ों को संभाल सकें. सेपरेशन ऑफ पावर. हर ऑर्गन का अलग अलग पावर है. लेजिस्लेचर का अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है. और जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि वो कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए. और अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का राइट जो वो जुडिशरी के पास है. द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. In order to prevent the misuse of power by one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. हर का अपना अपना पावर है कि misuse ना हो. Through this, each organ acts as a check on the other organ of government, and this ensures the balance of power between all three levels. और ये चेक एंड बैलेंस बना रहता है. फंडामेंटल राइट्स. द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है वो बेसिकली क्या है, वो कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की अंतः चेतना है, थिंकिंग पावर है. colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists that they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. जब स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए लड़ रहे थे तो उनके मन में एक ऐसे कानून का विजन था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टेट ही इतना जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य ना रह करके सप्रेसिव बन जाए. तो
स्टेट अपने पावर का मिसयूज ना करने लगे, इसके लिए जनता के पास भी कुछ राइट होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होने चाहिए कि हम कहीं जा सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने मन का कोई रिलीजन चुन सकते हैं, अपना प्रॉपर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड चुन सकते हैं, हमको इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी भी तरह का भेदभाव कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर हमारे साथ ना हो। The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against their against other individual. Secularism, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है और यहाँ पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। और स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यही सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। थैंक यू।